आज अपन इस क्लास में अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 13। और ये जो चैप्टर है, पिछले अपन 2 पार्टों में अपन ने कहा कि अपन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के अपने 4 चैप्टर है, उसमें से 2 चैप्टर अपन ने कर लिए थे। ठीक है, 11 और 12 जो थे आपके, वो भी मॉडर्न फिजिक्स के ही चैप्टर है। अब अपन उसी कड़ी में तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और अपनी बुक का देखें तो वो है 13 चैप्टर। क्या बोलो? न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी यहाँ ये जो सारे पार्ट है ना, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट है। जैसे देखो, शुरुआत अपन ने मॉडर्न फिजिक्स की करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव से करी थी। और उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ा था अपन ने परमाणुवीय भौतिक, यानी परमाणु के बारे में सारी चीजें अपन ने पढ़ी। फिर परमाणु मॉडल पढ़े, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर नील्स बोर। अब जब अपन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे, तब अपन ने एक चीज पढ़ी थी, याद हो आपको, कि परमाणु है और इस परमाणु के अंदर छोटे से स्थान पर कहीं ना कहीं इसका क्या होता है, इसका आप कह सकते हो द्रव्यमान, और इसका समस्त धनावेश, ये दोनों केंद्रित रहते हैं। उस छोटे से भाग को हम कहते हैं नाभिक। याद है आपको? नाभिक कहते हैं उसको। और नाभिक के अंदर रहते कौन है? तो इसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये परमाणु के अंदर की बात थी। तो परमाणु के अंदर कौन आया बोलो? नाभिक। तो अपना चैप्टर पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है? नाभिक पर। यानी कि इस चैप्टर में या नाभिक की भौतिकी में हम क्या करते हैं? परमाणु के नाभिक तथा नाभिक में उपस्थित जो आपके कण हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या इनके मध्य लगने वाले बल की बात करेंगे, इनकी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, या नाभिक का निर्माण कैसे हुआ, नाभिक की क्षति और द्रव्यमान क्षति, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे नाभिक को लेके, कि नाभिक क्या है। न्यूक्ली। तो नाभिक में अपन कहते हैं कि परमाणु का वह सूक्ष्मतम भाग जहां इसका समस्त द्रव्यमान, कह दो लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश विद्यमान हो या उपस्थित हो, उस एरिया को हम क्या कहेंगे बोलो? तो इसे हम नाभिक कहते हैं। बोलो क्या कहेंगे? नाभिक। पहली बात तो ये कही। ठीक है, अब देखो, यहाँ 2 चीजें पूछते हैं। एक तो नाभिक का आकार, और दूसरा होता है एक परमाणु का आकार। परमाणु का आकार आगे मैं और चीजें क्लियर करूंगा। अभी आप बड़े तौर पे आपसे पूछे, बताओ नाभिक का आकार कितना होता है, तो आप बताओगे 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का। और आपसे पूछे परमाणु का आकार, तो ये बताओगे 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का। यह है नाभिक का आकार, यह है परमाणु का आकार। यानी कि परमाणु के आकार से आप देखिए कितनी छोटी है, 10⁻⁻5 का गैप, तो बहुत ज्यादा छोटा है। अति सूक्ष्म स्थान पर आपका समस्त धनावेश केंद्रित माना जा सकता है, तो हम उसी को हम नाभिक कहते हैं। ये अपन ने पहले ही लास्ट चैप्टर में रदरफोर्ड के प्रयोग में और नील्स बोर के प्रयोग में क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब अपन इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे? देखो, सबसे पहले बात आएगी कि जो आपका नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ये एक परमाणु है, ये इसकी पहली कक्षा मान लो, और ये इसका नाभिक लेकर। तो ध्यान रखना, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब समझिए आप, एक शब्द आएगा आपके न्यूक्लियॉन। बोलो क्या आएगा? न्यूक्लियॉन। किसे कहेंगे न्यूक्लियॉन? तो नाभिक में जो आपके कण उपस्थित है, नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन बोलो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में उपस्थित
कणों को ही क्या कहते हैं? कणों को ही न्यूक्लियन कहते हैं। ये तो आपको याद रखनी है। बोलो किसकी परिभाषा? न्यूक्लियन की। ये न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात कि मान लो कोई भी एक तत्व है, कोई भी एक तत्व, तो तत्व में क्या क्या चीजें होती हैं? किसी तत्व को अपन दर्शाते हैं तो मान लो x एक तत्व है। x क्या है? एक तत्व। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए? एक तो ध्यान में रहना चाहिए इसका परमाणु क्रमांक। आप केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़े होंगे। एक होता है परमाणु क्रमांक, एक होती है द्रव्यमान संख्या। देखो आप वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा आपके वन बाय वन। सबसे पहली बात तो आती है किसकी? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक को लिखते किससे बोलो? जेड से। किससे लिखा जाएगा? जेड से। अब क्या होता है, किसी यदि उदासीन परमाणु है, किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं बोलो? परमाणु क्रमांक। समझ में आ गई? और इसको प्रतीक चिन्ह के जस्ट बाईं ओर नीचे लिखा जाता है। ये क्या बोलो? उस तत्व का प्रतीक है, तत्व का सिंबल है, प्रतीक है, एक्स से लिख रहे हैं उसको। और ये क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। तो ए क्या है? यह है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। तो आगे अपन सेकेंड हेडिंग यही डालेंगे। ठीक है भाई। परमाणु क्रमांक के बाद में क्या लिखोगे आप? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किससे लिखेंगे? कैपिटल ए से। अब बोलो क्या होती है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या। बोलो किसकी संख्या? न्यूक्लियनों की संख्या। अब आप न्यूक्लियन तो पहले ही पढ़ चुके हो, बताओ न्यूक्लियन किसे कहेंगे? तो हम ये कह सकते हैं ए बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या है, इसे आप क्या कहोगे? यह है द्रव्यमान संख्या। और जेड क्या होता है? जेड होता है या तो प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन परमाणु हो तब तो ये दोनों में से कोई सा लिख दो, तो हमेशा के लिए लिखना चाहो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? परमाणु क्रमांक। या आप कह दीजिए उसका क्या है, कितने नंबर पर वो आएगा आवर्त सारणी में, डिपेंड करेगा कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है। उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम रहेंगे। बाकी हमेशा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो प्रोटॉनों की संख्या। इधर आ गया प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को जोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। यहां तक आप नोट करो। आगे देखो, इसके बाद अपन चलते हैं 3 नंबर पे, परमाणु भार या द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। अब ये कैसे आप निकालोगे? तो देखो इसकी डेफिनेशन भी आप ये लिखोगे, परमाणु के न्यूक्लियनों का, परमाणु के न्यूक्लियनों के कुल द्रव्यमान को बोलो क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। ये चीजें आपको नोट करनी है, बेसिक चीजें हैं, नाभिक के बारे में पता रहना ही चाहिए। ठीक है। अब देखना आप यहाँ पर एक चीज और आएगी कि जब आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहां से आप चाहे तो क्या निकाल सकते हो? न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हो। कहीं पे आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए बोले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा देना? प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं बोलो? जेड। अरे बोलो क्या बोलते हैं? जेड।
तो इसकी जगह चाहे तो आप Z लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये बात यानी न्यूक्लियनों की संख्या निकालनी है तो A में से क्या घटा दो, Z घटा दो। ये इस A में से क्या घटा दो, Z, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्लियर हुई बात। ये तो बात होगी आपके किसकी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की कुछ बात। अब आगे देखिए, इसके बाद अगली हेडिंग डालिए आपने कुछ चीजें पहले से पढ़ रखी है। एक तो आपने पढ़े थे समस्थानिक, क्या पढ़ रखे हैं बोलो, समस्थानिक। और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे समभारिक, क्या पढ़ेंगे बोलो, समभारिक। नाम से पता चल जाएगा आपको। सबसे पहली बात तो समभारिक के लिए आप पहला पॉइंट क्या लिखो, हम लिखेंगे समभारिक का मतलब क्या है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें क्या हो, जिनका परमाणु क्रमांक तो एक ही हो लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, या परमाणु का द्रव्यमान है वो अलग अलग हो सकता है लेकिन क्या होना चाहिए, उसका स्थान एक ही होना चाहिए। क्लियर है बात। तो लिखिए, सबसे पहले लिखो आप समस्थानिक में एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके क्या भाई, जिनके परमाणु क्रमांक, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो बोलो, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न हो। ये बात आपको नोट करनी है सबसे पहले, ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न होनी चाहिए लेकिन सम स्थान, यानी स्थान समान होना चाहिए, अतः हम कहेंगे परमाणु क्रमांक इनका सेम होना चाहिए। इसी कारण देखो इनका परमाणु क्रमांक सेम है ना, इसीलिए इनको कहते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन सेम है। भाई समान परमाणु क्रमांक कब होगा, जब उन परमाणुओं में क्या हो, प्रोटॉनों की संख्या समान हो, इसलिए इसको क्या कहा जा सकता है, इसे हम कह सकते हैं समप्रोटोनिक। दूसरा नाम क्या है, सम प्रोटोनिक भी कह सकते हैं, सम प्रोटोनिक कह दो या फिर आप कह दो सम स्थानिक, एक ही बात। अब इसका उल्टा इसमें लिखोगे ना, क्या बोलो, उल्टा लिखने में इसमें लिखें तो पहला पॉइंट इसमें आएगा भिन्न भिन्न तत्वों के, उल्टा लिखो, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। बात समझ गया भाई, इनको क्या कहेंगे, जब द्रव्यमान संख्या तो क्या हो बोलो, सेम हो, और क्या चीज अलग होनी चाहिए, स्थान इनके अलग अलग होने चाहिए, तो इसको क्या कह सकते हो आप, समभारिक कह सकते हो, ठीक है। और इनको दूसरा नाम आप क्या दे सकते हो बताओ, इसके अलावा हम क्या कहेंगे, देखिए आप यहां जैसे सम प्रोटोनिक है वैसे समभारिक को आप क्या कहोगे कि समभार, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इनका क्या हो, समान हो, द्रव्यमान संख्या इनकी सेम हो लेकिन क्या चीजें अलग होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक अलग अलग होना चाहिए। अब अगला पॉइंट इधर देखना, इसका सेकंड पॉइंट है, इनको आवर्त सारणी में, इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान प्राप्त होता है, ये एक ही स्थान पर मिलेंगे, बताओ क्यों, क्योंकि सम स्थानिक, जबकि इनको क्या होगा बोलो, आवर्त सारणी में
भिन्न भिन्न स्थान प्राप्त होगा या अलग अलग स्थान इनको प्राप्त होगा। अब अगला पॉइंट, इनके उदाहरण याद रखने को, क्या याद रखने? उदाहरण, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको याद रहने चाहिए, जिसे हम कहते हैं 1H1 क्या बोलो, ये आपका, ये तो हो जाएगा ड्यूटेरियम, ये हो जाएगा प्रोटियम। यानी कि हाइड्रोजन में आप देखोगे 3 समस्थानिक, इन तीनों के परमाणु क्रमांक की आप बात करोगे तो तीनों का आ रहा है 1। बोलो तीनों का परमाणु क्रमांक कितना आ रहा है? 1। लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग आ रही है कि नहीं? तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के क्या बोलो, समस्थानिक। अब इसमें क्या याद रखोगे बोलो, इसका उदाहरण आप याद रखोगे, जैसे एक तो आपका सी जो कार्बन है वो आता है 6 पर, परमाणु द्रव्यमान इसका 14 या द्रव्यमान संख्या, और एक आता है 7 नंबर पे नाइट्रोजन, उसका भी आप द्रव्यमान संख्या देखोगे तो 14। तो द्रव्यमान संख्या दोनों में क्या है? सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक इनका अलग अलग है। और क्या याद रखोगे? तीसरा पॉइंट और याद रख लो, इनके क्या चीजें अलग अलग है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसलिए इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न है। भौतिक गुण भिन्न भिन्न है, भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी बात करें तो इनके भौतिक गुण समान है। इनमें तीसरा पॉइंट लिखोगे, भौतिक गुण क्या बोलो, समान है। ठीक, ये बात। और भी आप लिख सकते हो, जैसे भौतिक गुण भिन्न भिन्न है तो रासायनिक गुण समान होंगे, इधर भौतिक गुण समान है तो रासायनिक गुण भिन्न भिन्न। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो उदाहरण समेत आपको याद रख, इसको करिए नोट, इसके बाद आगे चलते हुए। ठीक है भाई, आगे अगली हेडिंग डालिए आप, नाभिक का आकार। नाभिक का आकार मैंने अभी आपको बताया था कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ऐसा देखा गया है कि किसी भी नाभिक का जो त्रिज्या है, देखो नाभिक ये वर्ताकार नाभिक है, इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, इसके अंदर एक प्रोटॉन रहेंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है, न्यूक्लियन, ठीक है। अब इस नाभिक की जो त्रिज्या है वो किस पे डिपेंड करेगी, आप ये बताओ। हम कह रहे हैं ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको हम कह रहे हैं क्या, द्रव्यमान संख्या। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियन है उतने ज्यादा क्या होंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी, बढ़ने से क्या होगा कि जो इस नाभिक की त्रिज्या है वो भी बढ़ने लगेगी। अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? त्रिज्या बढ़नी है भाई, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूक्लियन होंगे उनको व्यवस्थित करना है तो जगह भी ज्यादा चाहिए। जैसे जैसे न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ेगी नाभिक की त्रिज्या बढ़ेगी। तो हमें लिखना क्या है वो याद रखो आप, नाभिक की त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर से लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या ए की 1/3 घात के समानुपाती। नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान की 1/3 घात के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अब इसको सूत्र में लिखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो कैपिटल आर है वो समानुपाती होता है किसके, एक की 1/3 घात, मतलब 1/3। ठीक है, अब जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो यहाँ एक नियतांक आता है R0। बोलो कौन सा नियतांक आएगा, R0, और यहाँ हो जाएगा 1/1/3। ये सूत्र आता है। क्लियर है भाई? यहाँ आपको पूछे R0 क्या है, यहाँ R0 एक नियतांक है, बोलो क्या है,
कांस्टेंट है, और इस आर नोट का वैल्यू आपसे पूछ ले तो वो बताओगे 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये आर नोट की वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और जो ये -15 मीटर है, एक और चीज याद रखना, 10⁻⁻15 मीटर -15 मीटर, इसे कहा जाता है 1 फर्मी मीटर। बोलो कितना बोला जाएगा? 1 फर्मी मीटर। तो हम ये कह सकते हैं आर नोट का जो मान है वो आएगा आपके 1.2 फर्मी मीटर। ये आर नोट की वैल्यू है। ये आप चाहे तो याद रख सकते हो, फिर जो द्रव्यमान संख्या होगी उसी के अनुसार आपकी उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, तो कहीं भी आपको क्या करना हो, किसी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो हमें पता होना चाहिए कि वो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, और आर नोट की वैल्यू मैंने यहाँ पे आपके क्लियर कर दी। तो आप देखोगे कि 10 की बात -15 मीटर की कोटि के लगभग मैंने बताया था स्टार्ट में, और वही इसकी यहाँ पर आ रही है वैल्यू। ठीक है, अब देखो आगे। आगे देखिए, अगली हेडिंग डालो, नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अपन क्या कर रहे हैं, डेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, वो कितनी आएगी। तो सुनिए आप, सबसे पहले आप घनत्व का सूत्र लिखो। घनत्व D बराबर होता है द्रव्यमान m बटे आयतन V। सूत्र तो याद है आपको। अब देखो, यहां बात आएगी कि नाभिक का घनत्व निकाल रहे हो तो एक तो नाभिक का द्रव्यमान पता होना चाहिए और एक नाभिक का आयतन। तो दोनों पता करते हैं किस प्रकार से। देखो भाई, नाभिक कैसे होता है, एक गोले के आकार का होता है, और इस गोले की मैं त्रिज्या कितने मान लेता हूँ, r। तो इसका आयतन तो मुझे पता है कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। सबको पता है ये तो। ठीक है, गोले का आयतन, तो गोलाकार है आपकी नाभिक, तो उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या r है तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन द्रव्यमान कैसे निकालोगे, द्रव्यमान कैसे निकालोगे? तो द्रव्यमान निकालने के लिए ध्यान रखें, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाभिक के अंदर होता कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालने के लिए किसी भी नाभिक का द्रव्यमान निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नाभिक का द्रव्यमान m बराबर। द्रव्यमान निकालना है तो आप ये कहोगे कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, सभी जो न्यूक्लियन है उनका द्रव्यमान आप निकाल लीजिए, तो वो आ जाएगा आपके पूरे नाभिक का द्रव्यमान। उसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे प्रोटॉनों की संख्या है, जितनी प्रोटॉनों की संख्या है उसको एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दोगे, है कि नहीं। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो क्या आ जाएगा, इसका कुल द्रव्यमान आ जाएगा। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉनों की संख्या से गुणा कर दो, न्यूट्रॉनों की संख्या से, तो बताओ क्या आ जाएगा, कुल द्रव्यमान यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यदि क्या निकालना हो, ये यदि द्रव्यमान निकालना हो तो देखना कैसे करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको गुणा किससे करेंगे, आप कह रहे हो प्रोटॉनों की संख्या से। प्रोटॉनों की संख्या का मतलब कौन भाई, अरे प्रोटॉनों की संख्या को किससे लिखते हो आप, प्रोटॉनों की संख्या को हम लिखते हैं जेड से। जेड से गुणा कर दो मास ऑफ प्रोटॉन को प्लस। अब बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं ए माइनस जेड। कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड और गुणा कर दो मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो आएगा आपके, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके नाभिक का कुल द्रव्यमान। बोलो क्या निकाल लिया अपन ने, नाभिक का कुल द्रव्यमान। एक तो तरीका ये है, दूसरा एक और बता रहा हूं आपको, दूसरा क्या है वो भी सुनो भाई। यहाँ पर आपको द्रव्यमान निकालना है किसका, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। तो न्यूक्लियनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। बोलो क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। तो आप ये कह सकते हो कि जो
न्यूक्लियोनों की संख्या है इसको गुणा कर दो किससे, AMU से। AMU का मतलब क्या होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये वैल्यू होती है। यानी यदि हम क्या करें, जो न्यूक्लियोनों की संख्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ेंगे और इसको यदि इससे गुणा कर दिया तो वो किस में बदल जाएगा, द्रव्यमान में तो बदलेगा। बोलो किस में बदल गया, द्रव्यमान। तो आप चाहे तो ये लिख दो और बटे में आपको बताइए आयतन कितना है, बोलो। ये भी तरीका लिखने का, ये भी है। आयतन है 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सरल करना है मेरे को, इसके बाद मैं यहाँ सरल करूंगा। ठीक है, सरल करिए आप। तो इस R की जगह क्या लिखूंगा, बोलो। R बराबर हम लिख सकते हैं R0 1/3, यही तो लिखा अपन। इस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे, तो यूज करने पर देखो क्या बनेगा। यहाँ फॉर्मूला लिखिए आप, ये आपका D बराबर या घनत्व बराबर, ऊपर है AMU, द्रव्यमान में बदल दिया, बटे, फिर आ जाइए नीचे, यहाँ लिखेंगे अपन 4/3 पाई। अब देखिए आप R की जगह लिखेंगे R0, फिर A की पावर 1/3, A की पावर कितना है 1/3 की पावर कितनी है 3। ये देखो ये R³ है ना, तो R की वैल्यू ये लिखी, इसके ऊपर पावर कितनी लगा दी 3। अब जब इसको सोल्व करते हो तो देखो क्या बनेगा, ऊपर तो A, साथ में AMU मात्रक लगाना है, बटे 4/3 पाई। या आप एक काम ये भी कर सकते हो, ये 4, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई। ठीक है, तो ये भी लिख दो, बोली 3 ऊपर गया, फिर 4 के बाद में पाई, और इसको सरल करने पर देखना क्या आएगा। R0 की पावर तो कितनी हो जाएगी 3, R0 की पावर तो 3 हो जाएगी, लेकिन यहाँ 1 की पावर 1/3 है, की पावर 3 है, घात के ऊपर घात आ जाए तो क्या करते हैं, घातों का गुणा। यानी कि यहाँ है मान लो 1/3 घात, इसके ऊपर और कितनी घात आ जाए 3 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, घातों का गुणा करेंगे। यानी 1/3 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा और हम क्या कहेंगे, एक यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है भाई, एक जो बचा वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस 3 से ये 3 कटा, यहाँ बच गया A। अब देखो और कट रहा है कौन, इस A से ये A कट रहा है, तो लास्ट जो फाइनल फॉर्मूला आएगा हमारे पास 3/4 पाई R0 का स्क्वायर, और साथ पीछे आ गया AMU। बोलो क्या आ गया, AMU। अब सारी वैल्यूज आप यहाँ पर रख सकते हो, देखना कैसे सारी वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हैं इस प्रकार से। तो D बराबर ऊपर 3 है, नीचे देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, फिर R0 की वैल्यू हमारे को पहले से पता है, ये अभी मैंने बताई यहाँ पर, ये रहे R0 1.2 इंटू 10⁻⁻15। यहाँ पर R0 की वैल्यू जब रखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है, की पावर 3, और एक ये AMU है। AMU को आप केजी में बदलना चाहो तो देखो ये रहा, एक AMU केजी कितना होता है, इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो 1.67 इंटू 10 की पावर कितना है -27। ये आपका जो घनत्व है, जब लास्ट घनत्व आप निकालने जाओगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए आप, ये आएगा लगभग आपके 2.4 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ये आपका फाइनल घनत्व आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। अब देखो इससे हमारे को क्या पता चला, ये तो अपन ने कर लिया भाई, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान निकाल लिया, AMU से गुणा कर दिया, AMU की वैल्यू भी बताया 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है, ये भी बताया। सारी चीज करने के बाद जो रिजल्ट आया, एक बार तो इसको देखना है, और एक इसका जो फॉर्मूला है ना लास्ट, ये वाली चीज, इसको भी आपको देखना है। इनसे क्या रिजल्ट मिलेगा वो सुनवा। इस फॉर्मूले में देखो 3/4 पाई R0 का स्क्वायर, ये सारी की सारी एक वैल्यूज है, ये सारी की सारी क्या है, मतलब आप इन कांस्टेंट कह सकते हो, सभी राशियां क्या है इसकी फिक्स वैल्यू है, कहीं अचर राशि आपको नहीं दिख रही है क्या बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका नाभिक, किसी भी तत्व का नाभिक उठा लो,
चाहे उसका द्रव्यमान संख्या 1 है, चाहे 10 है, चाहे 20, सभी के लिए घनत्व हमेशा सिमिलर आएगा, सभी नाभिकों के लिए घनत्व यही आएगा, यानी 2.4 इंटू 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब के अंदर आपके रहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि नाभिक का घनत्व निर्भर करता है, आपको ऑप्शन बोलेगा कि बताओ त्रिज्या पर डिपेंड करता है, जैसे यही क्वेश्चन दे दूं मैं कि नाभिक का घनत्व किस पर निर्भर करता है, अब ऑप्शन दे दें, क्या त्रिज्या पर निर्भर करता है, या द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है, या परमाणु आकार पर निर्भर करता है, या आपके एक और दे दे आपको कि उसके आयतन पर निर्भर करता है। तो आप कहोगे इन चारों पर निर्भर नहीं करेगा, किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो तो सीधा सीधा कितना आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, किसी भी नाभिक का निकालोगे तो लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, ये बात आपको नोट करनी, करो इसको कॉपी जल्दी से। ठीक है, अब देखो यहां लिखा हुआ है एक AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻27। तो आपने कुछ चीजें पढ़ रखी है, जैसे एक तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। कितना कितना पढ़ रखा है बताओ? इसका पढ़ रखा है 9.1 गुणा 10⁻31 kg, फिर इसका पढ़ रखा है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और इसका है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। अब आप लिखते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग सिमिलर है, क्योंकि देखो 1.67 तक तो सेम है, केवल इसमें फर्क है। सबसे भारी कौन है, आपको तीनों में से सबसे भारी की बोले तो आप बताओगे न्यूट्रॉन सबसे भारी है कि नहीं, सबसे हल्का कौन, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। एक बात तो ये याद। इसके बाद इसका दूसरा मात्रक भी आपसे पूछते हैं कि AMU में बताओ, आप किसमें बताओ, AMU, इसकी वैल्यू याद रखना 0.0055 AMU होती, मतलब अपन किस में चेंज कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट में इसको चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी 0.00055। फिर अपन बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की कितनी हो जाएगी बोलो, प्रोटॉन की बात करें तो 1.00727 AMU। ठीक है, ये केजी में है, ये एटॉमिक मास यूनिट में। फिर इसका हो जाएगा आपके 1.00866 AMU। तो सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए किसका है, न्यूट्रॉन का है, फिर प्रोटॉन का, और उससे कम इलेक्ट्रॉन का। ये तो आपको याद रखना है AMU में और दोनों। और आपसे पूछे ना कि ये AMU क्या है, यदि कोई पूछ ले भाई AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बता दो, तो ध्यान रखें AMU क्या है, इसके बारे में नोट करना चाहो तो कर लो। ये है कार्बन 12 जो परमाणु है, कार्बन 12 के परमाणु का 1/12वां भाग, कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग। ठीक है, वो क्या प्राप्त होगा आपको, 1 AMU के बराबर प्राप्त होगा, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला जाएगा उसको, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये तो सामान्यतः अपने न्यूमेरिकल वगैरह में काम में आने वाली चीजें हैं, तो याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, अब देखिए आप, इसके बाद अपन बात करते हैं अगला टॉपिक रहेगा अपना द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, यानी द्रव्यमान में क्षति होना, द्रव्यमान में कमी आना, ऐसा क्यों होता है। तो सुनो, आपको ये तो पता है कि अपन ने दो ब्रांचें पढ़ी थी फिजिक्स की, एक पढ़ी थी अपन ने क्लासिकल फिजिक्स, और एक अपन पढ़ रहे हैं अभी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जिसमें ज्यादातर न्यूटन ने नियम दिए थे, और इसमें दिए थे आइंस्टीन ने। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है,
कि जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसमें ये बताया गया कि जो आपका द्रव्यमान और जो ऊर्जा है वो दोनों अलग अलग है, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा को अलग अलग भागों में इनको पढ़ा जाता था, इसमें कोई बीच में रिलेशन नहीं था। लेकिन 1905 में आइंस्टीन द्वारा एक समीकरण दी गई E बराबर mc स्क्वायर, जिसे सापेक्षिकता का सिद्धांत कह सकते हो, और इस समीकरण को कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। इस द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के प्रतिपादन के बाद हम कह सकते हैं कि ऊर्जा से आप द्रव्यमान और द्रव्यमान से ऊर्जा ये एक दूसरे से क्या हो गए, अंतर संबंधित हो गए। पहले इनका कोई रिलेशन नहीं था, द्रव्यमान और ऊर्जा को अलग अलग मान के पढ़ा जाता था। अब यहाँ पर बात आती है द्रव्यमान में क्षति। तो कहीं ना कहीं जब भी द्रव्यमान में क्षति की बात आएगी तो वो ऊर्जा से रिलेटेड होगा। अब कैसे होगा तो सुनो, हम यहाँ पर द्रव्यमान क्षति की बात कर रहे हैं, तो देखिए इससे रिलेटेड मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, नाभिक। अभी अपन शुरुआत में चैप्टर का नाम ही अपना नाभिक है, आपसे पूछे कि नाभिक का निर्माण कैसे हुआ, नाभिक का निर्माण कैसे हुआ, तो हम ये कहेंगे कि जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, नाभिक का निर्माण। अब जब नाभिक का निर्माण करेंगे तो होगा क्या भाई, किन्हीं दो कणों को आपस में पास लाके रखना है या उनको एक जगह स्थायी रहना है, तो कहीं ना कहीं क्या चाहिए, ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं। अब वो जब दोनों मिलकर एक जगह क्या किसका निर्माण कर रहे हैं, नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, उस दौरान क्या हो जाता है कि उसमें से कुछ ऊर्जा का भाई, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो मान लो दो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे तो क्या होता है दोनों पे प्लस है, तो इनको एक जगह रखना है, एक बिल्कुल छोटी सी जगह में रखना है, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी। अब एनर्जी जितनी आप उसमें लगाओगे निर्माण में, वही एनर्जी आपकी क्या कहलाएगी, द्रव्यमान शक्ति। एक तरीका तो ये है, क्योंकि E बराबर mc स्क्वायर से हम क्या निकाल लेंगे कि जितना आपका द्रव्यमान में क्षति हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन एनर्जी निकाल लेंगे, वो आगे का काम है। अभी आप समझो इसको दो तरीके से। पहला तरीका तो ये है कि ऐसा देखा गया है कि किसी भी तत्व की बात कर लो या परमाणु की बात कर लो, किसी भी तत्व या परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान संभावित द्रव्यमान से, संभावित द्रव्यमान से सदैव कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि किसी तत्व या परमाणु का आप द्रव्यमान दो तरीके से निकाल सकते हो। दो तरीके कौन कौन से वो भी बता देता हूं आपको। जैसे कोई नाभिक है, इसका द्रव्यमान निकालना है, एक तो विधि है अपने स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा। कौन कौन सी विधि से निकाल सकते हो, स्पेक्ट्रोग्राफ। इससे जो निकालोगे वो एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल एक क्या आएगा भाई, एक आप न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकाल सकते हो, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। जब न्यूक्लियनों के द्रव्यमान को आप जोड़ते हो तब भी इसका क्या आएगा, परमाणु द्रव्यमान। तो इन दोनों द्रव्यमानों में कुछ फर्क आएगा, ठीक है। और हमेशा ये देखा गया है कि जो रियल जो द्रव्यमान आता है वो संभावित वाले से थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। कम प्राप्त होने का मतलब है रियल वाला कम प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब संभावित में कुछ ज्यादा है। इन दोनों में जो अंतर है, इस अंतर के कारण जितनी मतलब जितना द्रव्यमान में कमी हुई है, उसी कमी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्षति कह दो या द्रव्यमान में अंतर कह दो। द्रव्यमान क्षति को कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान क्षति को लिखते हैं डेल एम से। कैसे लिखेंगे, डेल एम से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे वास्तविक द्रव्यमान। क्या निकालेंगे बोलो, वास्तविक द्रव्यमान। तो कैसे निकालते हैं देखो, अभी अभी मैंने बताया यहाँ पर, वही सेम टू सेम यहाँ पर करना है। ये देखो द्रव्यमान संख्या, जिसमें अपन लिखते हैं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या,
और यदि यहीं से आपको न्यूट्रॉनों की संख्या चाहिए तो a माइनस जेड कर लो। अब हमें चाहिए कि द्रव्यमान टोटल कितना आएगा, तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने आपके पास प्रोटॉन है पहले प्रोटोनों का द्रव्यमान निकाल लो और फिर निकाल लो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, और उनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ कर देखिए कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसे नाभिक का द्रव्यमान निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। कैसे, जेड तो है क्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कह दो या फिर कह दो प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या को प्रोटॉन के द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो प्रोटॉनों का टोटल द्रव्यमान इधर आ गया। फिर हम कहते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा लो, परमाणु क्रमांक घटा लो, यानी a माइनस जेड करेंगे तो क्या आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर ले, एक न्यूट्रॉन के, तो कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान आ जाए। इधर कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान, इधर कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, यही टोटल क्या कहलाएगा, आपके नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपन इस जगह। तो हमें चाहिए वास्तविक मान, तो हम क्या करेंगे, z इसको गुणा करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन से, प्लस अब a माइनस जेड करेंगे यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको गुणा करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन से, और इसमें से घटा लेंगे m डैश, क्या घटा लेंगे, m डैश। मतलब ये जो सूत्र बना ये द्रव्यमान शक्ति का बन गया। ये तो आ गया आपका कौन सा, संभावित द्रव्यमान, ये आ गया कौन सा, वास्तविक द्रव्यमान। तो हमने संभावित द्रव्यमान जो कि ज्यादा आ रहा है उसमें से क्या घटा दिया, वास्तविक द्रव्यमान घटाया, तो जो द्रव्यमान में कमी आई यहाँ पर उसी द्रव्यमान की कमी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान शक्ति। तो ये द्रव्यमान शक्ति का दूसरा कारण आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हो कि जब भी द्रव्यमान की शक्ति होगी, या हम कह सकते हैं आपके नाभिक का निर्माण होता है, तो नाभिक का निर्माण करते हैं न्यूक्लियन, और न्यूक्लियनों को एक जगह रखने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की, और वही ऊर्जा किस में बदल जाती है, द्रव्यमान शक्ति में। एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, आप दोनों तरीके से परिभाषित कर सकते हो। अब सुनिए, ये जो द्रव्यमान शक्ति है, इस द्रव्यमान शक्ति को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, ऊर्जा में। कैसे, देखिए यहीं से बदलते हैं। हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, mc²। तो E बराबर m की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बोलो, डेल m, क्या रख देंगे, डेल m, यानी जो द्रव्यमान शक्ति है, और किससे गुणा कर देंगे इसको, c² से। c क्या होता है, प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो जो द्रव्यमान में शक्ति मान लो 1 kg आई, 2 kg जितनी भी आए, उसको किससे गुणा कर दिया जाए, प्रकाश के वेग के वर्ग से गुणा कर दिया जाए, तो ये हमारे को प्राप्त हो जाएगी द्रव्यमान कि इस द्रव्यमान शक्ति में कितनी ऊर्जा यहाँ पर वेस्ट हुई है। इसी ऊर्जा को कहा जाता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। बोलो क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, बॉन्डिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ठीक, अब सुनो, यहाँ जो द्रव्यमान में शक्ति हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन ने ऊर्जा निकाली, उससे हम कह रहे हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इसकी दूसरी परिभाषा आप और लिख लीजिए, और दूसरे तरीके से कैसे इसको परिभाषित किया जा सकता है वो लिखिए आप। न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाली ऊर्जा, बांधे रखने वाली ऊर्जा, ये भी क्या कहलाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। और क्या परिभाषा कर सकते हो, देखो न्यूक्लियनों को बांधे रखना, या आप कह सकते हो नाभिक के निर्माण में मुक्त ऊर्जा, कि जब नाभिक का निर्माण हुआ है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, और जो न्यूक्लियन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब तक अपनी ऊर्जा को डोनेट नहीं करेंगे तब तक वो स्थायी नहीं होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं वो नाभिक के अंदर रह नहीं सकते। रहने के लिए उनको क्या चाहिए, कुछ ऊर्जा अपनी वो त्याग कर देंगे एक जगह ये रहने के लिए, अर्थात नाभिक का निर्माण कर लिया। और भी कह सकते हैं, तीसरी परिभाषा और लिख सकते हैं इसकी, ऊर्जा की वह मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी
नाभिक को दे दी जाए, जो किसी नाभिक को दे दी जाए तो इसके न्यूक्लियन दे दी जाए तो इसके न्यूक्लियन बंधन मुक्त हो जाए, बंधन मुक्त हो जाए, इस ऊर्जा को भी हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। यानी कि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन्होंने मिलकर नाभिक का निर्माण किया, उस दौरान जो ऊर्जा मुक्त हुई है, यदि उतनी ऊर्जा वापस से आप किसी नाभिक को दे दो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह नहीं रह सकते, वो उस बंधन मुक्त हो जाएंगे और वो जो एनर्जी है वो आपकी कहलाएगी नाभिकीय बंधन ऊर्जा। लिखेंगे इसको ई और बी से, किसे लिखेंगे, ई बी से, बॉन्डिंग एनर्जी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए ई बी से इसको लिखा जाएगा। ये आपको नोट करना है। ठीक है, कर लिया। अब सुनो, यहाँ नाभिक की बंधन ऊर्जा की बात चल रही है, तो हमने अभी लिखा कि E बराबर एम सी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको पूछा जाएगा एक AMU के तुल्य ऊर्जा, एक AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर जब न्यूमेरिकल करेंगे ना इस चैप्टर के, तब ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। तो आपको ये याद रखना है, एक AMU में जो ऊर्जा होती है वो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कितनी होती है, एक AMU में जो ऊर्जा की वैल्यू है वो रहेगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा में मतलब 10 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन कह सकते हैं कितना जूल होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, एक AMU में जो ऊर्जा है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। आगे जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तब ये आपके काम में आ जाएगी, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए। इसके बाद हम चलेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, तो वही नाभिक की बंधन ऊर्जा ही, बस प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाए तो एक काम कर देना आपको, एक तो इसको लिखेंगे EBN से बराबर, ये क्या होगी कि जो आपकी बंधन ऊर्जा आई उसमें किसका भाग लगा देना, द्रव्यमान संख्या। यानी किसी भी परमाणु या नाभिक के लिए जो उसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा है और उसका द्रव्यमान संख्या, इनका जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, बोलो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और अब आने के ज्यादा चांसेज है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको समझो आप। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब कि प्रत्येक न्यूक्लियन की ऊर्जा, आप दूसरे रूप में कैसे समझ सकते हो कि न्यूक्लियन है, प्रोटॉनों की संख्या और आपके न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल मिला के न्यूक्लियन कहलाता है। एक एक न्यूक्लियन की जो ऊर्जा है वही है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है। अब जिस नाभिक की EBN मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा हो, ध्यान से समझना बात को, जिस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। क्या याद रखना है, बोलो, जिस परमाणु या नाभिक के जो न्यूक्लियन है उस न्यूक्लियनों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही स्थायी। और यदि यही किसी नाभिक की EBN मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत कम है तो वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा या स्थायी कम रहेगा। इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि, ध्यान से समझना बात, कि जो द्रव्यमान संख्या है, 3 पॉइंट याद रख लेना, चलो 3 पॉइंट बना देता हूं आपके जिससे इजी हो जाएगा काम। एक तो मैं ले रहा हूं ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या किससे कम है, लगभग आप मान लो कह दीजिए आप 40 से, या अपन ले लेते हैं लगभग 60 से, ठीक है। और दूसरे ले लेते हैं अपन जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो लगभग आपके किसके बीच में है, 60 से ज्यादा है लेकिन किससे कम है, 180 से कम है, ऐसे मान। फिर आपके
लास्ट में बचेंगे जिनका द्रव्यमान संख्या 180 से भी ज्यादा है। तीनों पॉइंट आपको नोट करने हैं। देखिए कहीं कहीं पे 170 भी लिखा रहता है, 180, तो लगभग आपका यही है कि जो द्रव्यमान संख्या है वो लगभग 60 या 50 ले लो तो भी चल जाएगा, ये जो फिक्स नहीं है, 56 50 जो भी लो आप, ये लो 50, 30 से भी लिखा रह सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिनका द्रव्यमान संख्या, जिन तत्वों की द्रव्यमान संख्या बहुत कम है, कम द्रव्यमान संख्या वाले जो हल्के तत्व हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम? हल्के तत्व। हल्के जो तत्व हैं इन ये कम स्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं? कम स्थायी। यानी जो जिनकी द्रव्यमान संख्या बहुत कम है वो स्थायी कम है, और जिनकी बहुत ज्यादा मतलब 170 से भी ज्यादा है, जिनकी बहुत ही ज्यादा है, अतः ये भारी तत्व है। ये क्या है? बहुत ज्यादा भारी तत्व है। ये भी कम स्थायी, ये भी क्या होते हैं? कम स्थायी। लेकिन इनके मिडल में आने वाले जो 180 से 60 के बीच में आते हैं, ये आपके हैं वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, सबसे ज्यादा स्थायी। ये आपको याद रखना। और आपसे पूछ ले प्रकृति में सबसे ज्यादा जो आपकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो किसकी है, तो आप बताओगे फेरस की। किसकी है बोलो? फेरस की। फेरस कितने बार आता है? परमाणु जो इसकी द्रव्यमान संख्या लगभग 56 के पास है, तो सबसे ज्यादा स्थायी पूछे तो कौन है? आपका फेरस है। और वैल्यू पूछे तो भी आप बता सकते हो, ये होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज्यादा इसकी होती है। बाकी तत्वों की जो 50 से नीचे द्रव्यमान संख्या वाले हैं उनकी इनसे भी कम है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके 3 वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिए। आगे हेडिंग डालिए आप, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, नाभिकीय बल नाम से याद रखेंगे भाई, एक नाभिक है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस के मध्य क्या होता है? प्लस प्लस के मध्य क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। क्यों भाई? क्योंकि सेम कैटेगरी है, इनके मध्य हो रहा है प्रतिकर्षण। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल करते हैं, रिपल। अब दोनों के मध्य जब प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो यहां तो प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत सारे हैं, न्यूट्रॉन भी बहुत सारे हैं, तो इतनी छोटी जगह में ये कैसे रह सकते हैं? यदि किन्हीं दो ऐसी वस्तुओं को एक जगह रखना है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है और एक दूसरे को पसंद ही नहीं करती है, फिर भी हमें उनको एक ही स्थान पर रखना है, बिल्कुल छोटे से स्थान पर, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से बल लगाना पड़ेगा, और जो बल लगाया जाएगा वही क्या कहलाएगा? नाभिकीय बल। तो लिखिए इसके अंदर, न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाला बल। एक परिभाषा तो ये लिख लो जो इसको हमेशा बांधे रखेगा। फिर और क्या कह सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल, के मध्य लगने वाला बल। अब एक जगह रखना है इनको, तो इसकी कुछ प्रकृति है कि नाभिकीय बल है, इसके कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये हमेशा क्या होता है? ये आकर्षणात्मक प्रकृति का होता है, आकर्षणात्मक, यानी अट्रैक्शन वाला रहेगा, आकर्षणात्मक इसकी प्रकृति रहने वाली। दूसरी बात, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ये आवेश पर
निर्भर नहीं करता है। तभी तो देखो, इसीलिए आप लिखोगे इसी पॉइंट में, इसीलिए चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य की बात करें, चाहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य की बात करें, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य की बात करें, ये समान रूप से कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक केवल आवेश पर निर्भर नहीं कर रहा है। यदि आवेश पर निर्भर करता तो फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य तो प्रतिकर्षण बल होता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कहने, इसकी प्रकृति हमेशा क्या रहती है, बोलो? ये है आकर्षणात्मक प्रकृति का बल। ठीक है, इसके बाद देखो फिर अगला पॉइंट इसमें नोट करिए, तीसरा पॉइंट है, ये एक लघु पराशी बल है। क्या है? लघु पराशी बल। क्यों बताओ? क्योंकि ये जो लगता है वो बहुत ही कम दूरी, कितनी, 1.2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, यानी कि बहुत ही कम दूरी पर ये लगता है। दूरी पर प्रबल रूप से लगता है, प्रबल रूप से लगता है, यानी दूरी जितनी कम आपका नाभिकीय बल उतना ही ज्यादा लगता है। लेकिन जैसे ही इससे भी दूरी कम कर दी, 10⁻⁻14 मीटर से कम दूरी कर दी आपने, कम दूरी पर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है वही प्रतिकर्षणात्मक। फिर ये प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति अपनाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी दूरी इतनी भी कम नहीं करनी है कि इसकी प्रकृति ही चेंज हो जाए। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि यदि आपने यही दूरी 10⁻14 मीटर या 15 मीटर से अधिक कर दी, -15 मीटर से अधिक दूरी पर ये जीरो कार्य करेगा। अधिक दूरी पर इसका जो मान है वो जीरो हो जाता है। ये बातें आपको यहाँ पर नोट करनी। ठीक है भाई, करिए इसको जल्दी से। कर लिए? ये है नाभिक के बल के बाद कुछ पॉइंट। अब इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट भाग है, वो है आपका अगली हेडिंग, रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता। या रेडियो सक्रियता, हेडिंग डाल दीजिए, फिर समझिए क्या है। देखिए, आपको मैंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाया था पिछले पाठ। तब वहां पर अपन ने क्या करा था, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया था जिसमें से अल्फा कण निकल रहे थे, है कि नहीं? तो क्या होता है रेडियो एक्टिवता, कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, कौन से रेडियो एक्टिव किरणें हैं, उनके बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो बात आएगी 1896 में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे हेनरी बेकुरल। क्या नाम था इनका? बेकुरल। और एक और 1898 दो वैज्ञानिक हैं। एक तो है आपके मैडम क्यूरी और दूसरा है आपके पियरे क्यूरी। इन वैज्ञानिकों ने क्या देखा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले बेकुरल की बात बताता हूं आपको। इन्होंने देखा यूरेनियम और साथ में आप कह दीजिए पोटेशियम। यूरेनियम पोटेशियम की एक प्लेट थी, जिससे इन्होंने क्या करा, फोटोग्राफिक प्लेट, उसके अंदर जब रखा तो इन्होंने देखा कि ये जो यूरेनियम या पोटेशियम सल्फेट, नीचे सल्फेट भी लगा देना आप, इसकी जो प्लेट है, इसका जो डायग्राम या इसकी छाप है वो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर छप जाती अपने आप। अब इस प्रयोग को इन्होंने क्या करा, पहले अंधेरे में करा, उजाले में करा, है कि नहीं? तो इससे पता चल सके कि क्या हो सकता है भाई, केवल उजाले के अंदर ही ऐसा घटित हो रहा है या केवल अंधेरे में हो रहा है। लेकिन दोनों बार इन्होंने क्या देखा कि हर बार जो यूरेनियम की छाप है वो सिमिलर रूप से छप रही। तब इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे
स्वतः ही जिनसे स्वतः ही 3 प्रकार की किरणें या 3 प्रकार के कण उत्सर्जित होते हैं। तो ये जो उत्सर्जन होने की घटना है किन्हीं पदार्थों से, ऐसे पहली बात तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? ऐसे पदार्थ तो कहलाएंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इन रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरणें निकल रही है उनको कहेंगे रेडियो एक्टिव किरणें। क्या कहेंगे बोलो? रेडियो एक्टिव किरणें कह दो। साथ में इसका नाम बेकुरल किरणें भी रखा गया, बेकुरल किरणें। ठीक, तो पदार्थ को तो कहा गया रेडियो एक्टिव पदार्थ और किरणों को कहा गया रेडियो एक्टिव किरणें या फिर बेकुरल किरणें। और इन पदार्थों से ये किरणें उत्सर्जित होने की जो घटना है या जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता, है ना। और इनसे जो उत्सर्जित हो रहा है, कौन कौन उत्सर्जित होते हैं बोलो इससे? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, ये इस प्रकार से क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ऐसा भी देखा गया है कि अल्फा किरणें होती है पॉजिटिव, गामा किरणें होती है नेगेटिव, और ये जो बीटा नेगेटिव और गामा उदासीन। ठीक है, ये आपके रेडियो एक्टिवता की मोटी मोटी बातें थी। अब कौन कौन से पदार्थ हैं वो नाम भी आपको याद रखने पड़े। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में कौन कौन से आएंगे बोलो? एक तो आपका हीलियम आएगा, उदाहरण भी याद रखें, हीलियम। एक आएगा आपके रेडियम, फिर आएगा आपके एक्टिनियम, पोलोनियम। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे ये किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, और एक यूरेनियम। ये नाम नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ये सारे पदार्थ क्या हैं आपके? थोरियम भी है एक। ये सभी पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, जिनसे क्या होती है? कुछ किरणें निकलती हैं जिसे अल्फा, बीटा और गामा से अपन लिखेंगे इन पदार्थों की। और ध्यान रखें कि 1896 के बाद 1898 में इन दोनों दंपति, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन्होंने रेडियम तत्व की खोज करी। ये रेडियम तत्व है, ये भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और इसमें ध्यान रखना, इस यूरेनियम की बजाय 100 लाख गुना पावर है इसमें ज़्यादा रेडियो एक्टिव किरणों को उत्सर्जित करने। ठीक है, और जब भी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में से अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है तो ये लगातार अन्य तत्वों में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, और इनमें ये जो घटना है वो स्वतः ही चलती रहती है। अब होता क्या है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक करेंगे। उनमें अपना आएगा कि कोई भी जो नाभिक है, कम स्थायी वाले जो नाभिक है, जैसे हल्के नाभिक हैं या ज़्यादा भारी नाभिक, वो स्थायी होने के लिए क्या करते हैं? हल्के नाभिक तो करते हैं आपस में संयोग अर्थात संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, जबकि भारी नाभिक क्या करते हैं? भारी नाभिकों का विखंडन होता है, हल्के नाभिक में वो टूटते हैं जिससे वो स्थायी हो सके। तो नाभिकीय विखंडन, जिसमें अपन परमाणु बम वगैरह पढ़ेंगे, भट्टी वगैरह, और दूसरी तरफ पढ़ेंगे अपन नाभिकीय संलयन, जिसमें आपका हाइड्रोजन बम वगैरह वो आएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बची हैं वो अगली क्लास में कर लेंगे। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।